Okay, beta. So today we'll be solving one problem of linear programming, which I already discussed in my last lecture. Okay, so linear programming problem. So we have got one problem, which is to maximize. The objective function is maximize z is equal to 12x1 plus 16x2. Okay, so there are two variables, one is x1 and other is x2. Now we have not been given the problem in words. We have been given the data that we have to maximize the function by equation z is equal to 12x1 plus 16x2. Now what are the constraints subject to conditions? कौन से conditions हैं जिनके तहत इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है? ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन ये है भाई 10x1 है प्लस 20x2 है। ठीक है, ये दोनों लेस देन आर इक्वल टू 120 है। उसके अलावा दूसरा फंक्शन है 8x1 प्लस 8x2 लेस देन आर इक्वल टू 80, और फिर उसके बाद x1 एंड x2 जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम मिला हुआ है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दूसरा होता है मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, तो यहाँ जो हमें प्रॉब्लम दिया गया है वो मैक्सिमाइजेशन का दिया गया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिया गया है कि भाई ये हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, z फंक्शन जो है वो प्रॉफिट के हिसाब से दिया गया है कि भाई 12x1 प्लस 16x2 जो है ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास जो कंडीशंस दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 180 और 8x1 प्लस 8x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस फंक्शन से इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, कौन से इक्वेशंस हैं? ये है वही इक्वेशन नंबर 1 और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और ये जो है ये x1 एंड x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि नॉन नेगेटिविटी एलिमेंट्स हैं, नॉन नेगेटिविटी एलिमेंट्स। इसका मकसद ये है कि x1 और x2 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 से ज्यादा होंगे या फिर 0 के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि अब इन इक्वेशंस में जितना भी आपको x का वैल्यू, x1 का और x2 का वैल्यू जितना भी मिलेगा वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशंस हमारे पास दो हैं। अब इन इक्वेशंस को हम यूज करके फिर मैक्सिमाइजेशन वाला जो फंक्शन है z वाला वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मगर हम यूज करेंगे ग्राफ। अब इसके लिए क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन नंबर 1 लेना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है कि भाई 10x1 प्लस 20x2, ठीक है,
इज लेस देन आर इक्वल टू 120, ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ देखें कि 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 120। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई करने के, अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ x का भी वैल्यू चाहिए और x1 का वैल्यू चाहिए और x2 का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ x1 का भी वैल्यू चाहिए और x2 का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन में से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन में से हमें x1 का भी वैल्यू चाहिए, x2 का भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों के वैल्यूज चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई अगर x1 को हम 0 रखें, x1 को हम अगर 0 रखें, ठीक है, तो फिर x2 का वैल्यू यहाँ क्या होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ when x1 is equal to 0, अगर x1 0 के बराबर हो तो फिर x2 का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 10x1, ठीक है, प्लस 20x2 लेस देन आर इक्वल टू है, तो हम इसको फिलहाल इक्वल टू की साइन देते हैं, ठीक है, इक्वल टू की साइन देते हैं, क्योंकि ये 120 से लेस देन भी हो सकता है, 120 के बराबर भी हो सकता है। तो हम यहाँ इक्वल टू की साइन देते हैं, यहाँ लिखते हैं 120, ठीक है। अब यहाँ हमने इसलिए इक्वल टू दिया ताकि हमें किसी दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। अब हम अगर हम x1 की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, x1 की जगह हम 0 रख लें, ठीक है, प्लस 20x2 रख लें, ठीक है, और फिर जो है आप इसको इक्वल टू 120 लिखें, ठीक है। अब 10x1 को हमने 0 रखा तो ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास जो आपके पास बच गया है वो है 20x2 इक्वल टू 120। अब यहाँ अगर x2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 120 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें 6। तो इसका मकसद ये है कि अगर x1 का वैल्यू 0 होगा तो x2 का वैल्यू जो है वो 6 होगा। अच्छा, अब चलते हैं कि भाई अगर x2 का वैल्यू 0 हो, अगर x2 जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 हो तो फिर x1 का वैल्यू कितना होगा। तो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन में आप x2 की जगह 0 लिखेंगे और x1 का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो भाई ये है 10x1, ठीक है, और प्लस 20x2 लेस देन आर इक्वल टू 120। अब यहाँ हम क्या करते हैं, when x2 इक्वल टू 0, अब ये पहले हमने x1 को 0 करा, अब हम x2 को जो है वो 0 करते हैं, ठीक है। जब हम x2 को 0 करेंगे तो 10x1, हम x1 जो है वो तो वही रहेगा, 20x2 की जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू हम 120 देंगे। यस, 12 आंसर होगा। तो यहाँ देखें कि 10x1 जो है ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, और 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 ही होगा, ठीक है, इक्वल टू 120 हम लिखें। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 10x1 इक्वल टू 120, अब x1 जो है इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 12 होंगे, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर यहाँ हमने x1 x2 को अगर 0 रखा तो x1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो ये हम इक्वेशन 1 में से हमने x1 का भी वैल्यू निकाल दिया
और x2 का भी वैल्यू निकाल दिया। अब तक यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो या डाउट हो तो फिर पूछिए। यहाँ तक क्लियर है और ये विजिबल है बेटा, इसमें कोई जो डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है? ओके, सो लेट मी सी कि हाँ यहाँ इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ सर में आ गया जी बेटा। सर इहो सर असां इज इक्वल टू में 120 रखियो आहे सर। अगर सर इन खे सर असां लेस में रखी सघूं था। रखी सघो था तव्हां, एको मसइलो कोन्हे को, लेस में तव्हां रखी सघो था, ठीकु आहे न। मीन्स तव्हांजो जेको आंसर आहे उहो तव्हांजो आंसर जेको राइट हैंड साइड ते ईंदो उहो ॿिन्ही सूरत में साॻियो ईंदो, भले तव्हां लेस देन रखो या तव्हां जेको आहे तव्हां इक्वल टू रखो, ॿिन्ही सूरत में आंसर तव्हांजो उहो ई ईंदो, ठीकु आहे। बट ऐं असां इन करे सर रखियो फॉर एग्जाम्पल सर फॉर एग्जाम्पल जी जी ॿुधायो जी बाबा ॿुधायो। सर फॉर एग्जाम्पल असां x1 6 मिलियो आहे, x2 असांखे 12 मिलियो आहे सर। अगर सर 6 खणी असां x सर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं सर असांखे आंसर सेम ई मिलंदो। हा इक्वेशन नंबर 2 जो x1 बिल्कुलु बिल्कुलु सेम मिलंदो, छाकाणि त हिननि जा जेके वैल्यूज़ आहिनि न उहे असांखे सेम मिलिया आहिनि। माना तव्हां हिते ॾिसो न, तव्हां जेकॾहिं इन में x1 में तव्हां 0 सपोज़ करे वैल्यू रखियो आहे ऐं पोइ x1 x2 जो आंसर तव्हांखे 6 मिलियो आहे, वरी तव्हां x2 खे 0 रखो था त x1 जो आंसर तव्हांखे 12 मिलियो आहे। त तव्हां जॾहिं इन्हनि इक्वेशंस में इनमें रखंदो त तव्हांखे उहो ई आंसर मिलंदो, ठीकु है। ओके, नाउ यस सर। के अब ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब हम चलेंगे इक्वेशन 2 में, फिर उसी तरीके से ही हम x1 का और x2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या इक्वेशन है? 8x1 प्लस 8x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 80। भाई इसी में भी हम क्या करेंगे, इसी सिचुएशन में भी हम x1 और x2 का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब करना ये है कि x1 अगर 0 हो तो x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, और अगर x2 का वैल्यू यहाँ 0 हो तो x1 का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें x1 जो है वो 0 रखना हो तो इसका आंसर क्या मिलेगा भाई? 8x1 है तो x1 की जगह हमने लिखा 0 और 8x2 जो है वो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू हम देंगे 18, इक्वल टू देंगे 80, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये आंसर, इसका आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। आंसर जो मिलेगा हमारा 8x2 इक्वल टू 80, इसका आंसर मिलेगा 80 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 10। मतलब अगर x1 का वैल्यू 0 होगा तो x2 का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। इसी तरीके से अगर when x2 इक्वल टू 0, अगर x2 जो है वो 0 के बराबर हो, ठीक है, अगर x2 जो है वो 0 के बराबर हो तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, ठीक है। यस, इसका जो आंसर है वो मिलना चाहिए कितना? x2 का आंसर जो है वो मिलना चाहिए 10। तो यहाँ लिखेंगे 8x1 प्लस 8x2, 8x2 की मतलब जगह 0 रखेंगे और इक्वल टू 80 रखेंगे। 8x1 जो है यहाँ लिखेंगे और 8x2 जो है वो हमारे पास 0 हो गया,
और फिर आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x1 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 10। तो ये होगा। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हमने x1 और x2 के वैल्यूज जो है वो निकाल दिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो वैल्यूज पुट करने हैं ग्राफ में, क्योंकि हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग वाले जो प्रॉब्लम है उसमें इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो चलिए अब हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है। ओके। सो आई एम नॉट यूजिंग स्केल बट यू मस्ट यूज स्केल। ठीक है। मैं तो यहाँ इसी तरीके से ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली यहाँ समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका x1। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज मिले हैं इक्वेशन 1 से हमें वैल्यूज मिले थे। कौन से मिले थे वैल्यूज? इक्वेशन 1 से हमें जो वैल्यूज मिले थे वो हमें मिले थे x1 का कितना मिला था और x2 का कितना मिला था। x1 में हमारे पास जो वैल्यूज मिले थे इक्वेशन 1 में वो कौन से थे? एक तो था 12, 0 0 12 और 0 12 और 60। ठीक है। 0 12 और 60 ये वैल्यूज मिले थे। ये थे इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 2 में हमें क्या मिले थे? इक्वेशन 2 में हमारे पास जो वैल्यूज थे वो ये थे। ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जो वैल्यू मिला था वो 0 10 और 0 10। ठीक है। ये वैल्यूज मिले थे। अब हमें इन वैल्यूज को ग्राफ में पुट करना है। ठीक है। तो देखें हम अब क्या है कि x1 का जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 12 है और इसी में भी x1 का जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है। और फिर जो है हम इसको यहाँ 12 है, यहाँ 10 है और फिर यहाँ जो वैल्यूज हैं x2 का मैक्सिमम वो 10 है और x2 का जो वैल्यू है वो 6 मिनिमम है। ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अब हम इसमें जो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तो हम 0 रखेंगे। ठीक है। और यहाँ स्केल बनाएंगे, स्केल बना लें या आप जो है वो ऐसी तरीके से ही आप लिखें। स्केल में क्या होगा कि एक्स एक्सिस में जो है आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वैल्यूज जो है आप 2। ठीक है। 2 यूनिट्स रख लें और वाई एक्सिस में भी इसी तरीके से आप जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स रख लें। ठीक है। तो इसका मकसद ये होगा कि अब एक्स एक्सिस में आप 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस देंगे उसमें 2 यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करें अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 आ जाएंगे, फिर यहाँ 4 आ जाएंगे, फिर यहाँ 6 आ जाएंगे, फिर यहाँ जो है वो 8 आ जाएंगे, फिर यहाँ 10, फिर 12, 14। ठीक है। और वाई एक्सिस में भी इसी तरीके से यहाँ 2 दे दें। ठीक है। यहाँ जो है वो आपका 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ 14 आएगा। इसी तरीके से जो है आप बनाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है
इक्वेशन 1 में जाएं। इक्वेशन 1 में आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज थे वो कौन से थे। जो पहला वैल्यूज था, जो पहला पेयर था वो था 0 और 6 का। ठीक है, जो पहला पेयर था वो था 0 और 6 का। और जो दूसरा पेयर था हमारे पास वो था 12 और 0 का। ठीक है, मतलब ये अगर मैं इसी तरीके से पेयर्स में लिखूं तो इसका मकसद ये होगा कि 0 x1 का वैल्यू है और 6 जो है वो x2 का वैल्यू है। हमेशा फर्स्ट वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो पहले आता है। ठीक है, और अगर एक्स वाई होता तो फिर भी इसी तरीके से लिखते। जो 0 है वो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का है और ये जो 6 है ये वर्टिकल एक्सिस का है। और यहाँ भी ये 12 जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का है और ये जो 0 है ये वर्टिकल एक्सिस का है। तो अब हमें मैच करना है, ग्राफ में जो है वो बनाना है 0 और 6। अगर यहाँ 0 और 6, क्योंकि x1 का 0 है और x1 का 0 है, x2 का 6 है, तो x1 का 0 जो है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, x1 का जो 0 है वो तो यहाँ आ रहा है। बाकी जो x2 का 6 है, x2 का 6 है वो फिर यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ डॉट देंगे, यहाँ हम देंगे डॉट, और यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0 एंड 6। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0 एंड 6 लिखेंगे। फिर इसको जो है हम मैच करेंगे। किससे मैच करेंगे? फिर दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ है? दूसरा पॉइंट है 12 एंड 0, मतलब x1 का 12 हो, ठीक है, और x2 का जो है वो 0 हो। तो x1 का 12 और x2 का 0 ये यहाँ आ जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 12, 0। फिर अभी एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट जो है वो यहाँ है। तो यहाँ देखें, इसको जो है हम स्केल की हेल्प से हम इसको लाइन देंगे। ठीक है, तो ये लाइन बन गई। तो मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको हमें मिलाना है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का एक कंस्टेंट बन गया। ठीक है, एक लाइन बन गई। अच्छा, उसके बाद दूसरा है। अब दूसरे में क्या है कि यहाँ एक तो वैल्यू है वो 0 10 है और दूसरा है 10 0। ठीक है, एक है 0 10 और दूसरा 10 0। अब x1 में 0 10, x1 0 है और 10 जो है x2 का है, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 0 10। ठीक है, और फिर दूसरा पेयर है 10 0। 10 0, x1 का 10 है और x2 का जो है वो x1 का 10 है और x2 का 0 है। ये 0 जो है ये x2 का भी हो सकता है, x1 का भी हो सकता है। तो यहाँ हमें जो है वो पॉइंट मिली है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ 10, 0। ठीक है, अब एक ये पॉइंट और दूसरी ये पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये वाली और दूसरी ये वाली पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप मैच करेंगे, मतलब इसमें आप लाइन ड्रा करेंगे। ओके, आई एम नॉट यूजिंग स्केल, इसीलिए जो है वो इसी तरीके से बन रहा है। स्केल आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मैचअप कर दिया। ठीक है, अब ये तो आपने बना लिया, x1 x2 और सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हो गए हैं। अब हमें फीजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। फीजिबल रीजन, अब हमें फीजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट होगा? भाई फीजिबल रीजन ऐसे फाइंड आउट होगा कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये तो हो गई हैं। अब यहाँ एक चीज हम देखेंगे कि ये जो हमें इक्वेशंस मिले थे, हमारे पास दो इक्वेशंस थे। उसमें ये था कि जो 10x1 और 20x2 है ये लेस देन आर इक्वल टू 20 है, लेस देन आर इक्वल टू। और दूसरे में भी 8x1 प्लस 8x2 ये लेस देन आर इक्वल टू 80 है। तो जब लेस देन की बात होगी तो फिर ये जो है वो इस रीजन में अंदर आएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे।
बाहर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन नहीं लिखा हुआ। अगर ग्रेटर देन लिखा होता तो ये रीजन बाहर चला जाता। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो है ये पॉइंट, अब जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके अंदर जितना भी रीजन आएगा, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है ना, ये रीजन जो है आपका फीजिबल रीजन है। इसको हम कहते हैं फीजिबल रीजन। ठीक है, फीजिबल रीजन है ये। क्योंकि अगर इसे आप ज्यादा इसे बाहर जाएंगे तो ये भी इनफिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने कंडीशन में कहा है कि भाई जो x1 और x2 का वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 120 है और लेस देन आर इक्वल टू 80 है, तो हमने दोनों लाइनें बनाई हैं। ठीक है, जो अब हमें वैल्यूज मिली हैं उन दोनों लाइनों को हमने बनाया है, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमें जो है वो इसको क्या करना था, हमें यहाँ इस पॉइंट पे इनको जो है मतलब इसी रीजन को, अंदर वाले रीजन को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ लेस देन का सिंबल था। अगर ग्रेटर देन का होता तो फिर ये फिजिबल रीजन थोड़ा सा बाहर होता। ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन है। अब हमें क्या करना है कि हमें, हमारे पास 4 पॉइंट्स बने हैं, फिजिबल रीजन के 4 पॉइंट्स बने हैं। कौन से 4 पॉइंट्स बने हैं भाई? एक तो पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए का, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ए का, और ये दूसरा पॉइंट ये है हमारा, इसको हम नाम देते हैं बी का। ठीक है, ये बी है। और जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखें ये जो फिजिबल रीजन है, ये जो फिजिबल रीजन है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से इस तरफ आया नीचे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सारा रीजन है इसके 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक तो ए ये है, बी वाला पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, और डी जो पॉइंट है वो ये है। डी पॉइंट यहाँ मिल रहा है। तो फिजिबल रीजन के जो 4 पॉइंट्स हैं वो आप इंडिकेट करेंगे कि कौन से 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ए का जो पॉइंट था वो था 0,0, क्योंकि इस पॉइंट पे x1 और x2 जो है वो दोनों 0 हैं। अब बी वाला जो पॉइंट है, बी वाला पॉइंट वो इंटरसेक्ट कर रहा है 10,0 पे, तो बी का, तो ए का जो पॉइंट बना है वो बना है 0 और 0, और जो बी का बना है वो बना है, जो बी का जो बना है वो बन रहा है कितना हमारे पास 10,0। ठीक है, और सी का कितना बनेगा? अब सी हम देखेंगे कि सी कहाँ जो है वो, सी एक तो x1 पे 8 आ रहा है। ठीक है, ये एक 8 आ रहा है, 8 पे जो है वो मैच हो रहा है, और जो x2 है वहाँ ये 2 पे मैच हो रहा है। अगर आप ग्राफ सही तरीके से बनाएंगे तो ये 2 पे मैच होगा। ठीक है, ये 2 पे मैच होगा। तो x2 का जो सी पॉइंट है, उस पॉइंट के जो वैल्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8,2, 8,2 आ रहे हैं। अगर आप ग्राफ सही तरीके से बनाएंगे तो सी का जो वैल्यू आएगा वो x1 पे 8 आएगा और x2 पे जो है वो 2 आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ 12,2, सॉरी 8,2। ठीक है, 8,2 का मकसद ये है कि 8 x1 का है और 2 जो है वो x2 का है। अब पॉइंट नंबर डी पे आ जाए। डी पॉइंट जो है वो है 0,6। डी पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है? 0,6। तो हमें 4 पॉइंट्स फिजिबल रीजन के मिले हैं। अब ये चार पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इनमें ये वैल्यूज जो हैं हम पुट करके देखेंगे हमारे मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में, तो हम यहाँ देखेंगे कि वहाँ जो है हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हमने देखे हैं इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे कहाँ? इन वैल्यूज को हम मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में पुट करेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का जो फंक्शन है वो कौन सा है? मैक्सिमाइजेशन फंक्शन हमारे पास जो शुरू में मिला था हमारे पास वो था z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2। ये हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू
मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन था। अब z को अगर z मतलब हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है, z अगर z को हम a की वैल्यूज पुट करें, a पॉइंट के वैल्यूज पुट करें, अब a पॉइंट के वैल्यूज कौन से हैं, 0 और 0, ठीक है। 8.2, हाँ बेटा ये जो 8.2 है ना, ये 8.2 का मकसद ये है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना तो ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो पॉइंट आपका सी पॉइंट बनेगा। और सी पॉइंट अगर आप ग्राफ स्केल से सही तरीके से बनाएंगे तो सी पॉइंट आपका 8x1 पे आएगा और 2 आपका जो है वो उसमें आएगा, 2 जो है वो x2 पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है वो यहाँ 8 और 2 बनते हैं, 8 मतलब x1 का और 2 जो है वो x2 का, ठीक है। तो अब हम यहाँ ZA जो है ZA क्योंकि A के वैल्यूज जो थे हमारे पास, A के वैल्यूज थे हमारे पास 0, 0, तो यहाँ रखते हैं 12 0 प्लस 16 0, दोनों के वैल्यूज जो है वो 0, तो प्रॉफिट भी 0 आएगा। अब यहाँ चलते हैं ZB, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारे पास था 10 0, ठीक है, बी जो था वो हमारे पास था 10 0, तो यहाँ रखें 12, ठीक है, और 10 हमारा जो था ये था 10, ठीक है, प्लस 16 x2 का जो वैल्यू था वो 0 था, तो यहाँ 0 रखें, इक्वल टू कितना बनेगा 12 10 120 बनेगा ये, ठीक है, और 16 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब जेड सी वाला ऑप्शन यूज करें, सी वाला ऑप्शन था 8 2, ठीक है, तो 8 2 जो है वो यहाँ रखेंगे 12, x1 की जगह जो है आप रखेंगे क्या 8 रखेंगे, प्लस 16 और x2 की जगह आप 2 रखेंगे, तो ये कितना बनेगा 12 8 कितना बनेगा 96 और 28 कितने बनेंगे 126 बनेंगे, ठीक है, आई थिंक सो। जेड डी जो है वो कितना बनेगा, डी हमारे पास डी का ऑप्शन था 06, डी इज इक्वल टू 06, तो 12 ये x1 जो है वो 0 है, प्लस 16 6 ये है, तो हमारे पास कितना बनेगा 96। तो हमारे पास जो फीस जो मैक्सिमम सर 125 ना सर, हेलो सर, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें सी ऑप्शन में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ हमने 4 पॉइंट्स रख के देखे हैं, तो यहाँ जो है हमें 132 मिलेगा। देख रहे हैं, इसको कंफर्म कीजिएगा कि कितना आ रहा है सी का। सर 125 है, ठीक है, तो 100 बट मुझे बताएं कि समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया। ओके ठीक है, तो सर बेटा सर सर पेरें पेज देवाने सर ठीक पेरें पे जी बाबा। सर हिते लिखियो पियो आहे सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐं इक्वेशन 3 सर x1 and x2 सर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है सर। x1 असांखे जेको आहे 0 इज इक्वल टू मिली वियो, हुनजे जेको आहे ग्रेटर भी मिली वियो ऐं सर हाणे सर इक्वेशन नंबर 3 सर में लिखियो पियो आहे आवाज सर वॉइस में इशू डिस्टर्ब जो करे आवाज सर ठीक है बताओ। सर इतने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट खाई सर 10x1 प्लस 20x2 ठीक है, सर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 120 है, ठीक है सर। पान सर इतने इज इक्वल टू 120 खाई हुई लेस देन, ठीक है सर 120 खाई सर, और सॉरी सर लेस देन सर इज इक्वल टू 120 है सर। अगर जेकर सर या सर इज इक्वल टू 120 खाई तो सर असांखे जेको आहे मैक्सिमम प्रॉफिट जेको मिलियो सर
सर असांखे जेको आहे सी पॉइंट ते मिलियो आहे। अगरि सर हिते असां लेस खणूं था त पोइ सर कहिड़ी वैल्यू खणंदासीं लेस वैल्यू, ऐं सर जेको आहे मैक्सिमम प्रॉफिट केतिरो थींदो? उनमें ॾिसो न, ॾिसो तव्हांखे जेके ॿ आंसर जेके तव्हांखे हिते x1 जा वैल्यूज़ मिलिया आहिनि या x2 जा वैल्यूज़ मिलिया आहिनि, ठीकु आहे, त इट मीन्स के जेकॾहिं तव्हां हिन ही वैल्यूज़ पुट कंदो त तव्हांखे आंसर हमेशह जेको आहे उहो 0, मतिलबु आंसर जेको आहे हमेशह 120 जे बराबरि ईंदो या 120 खां घटि ईंदो, ठीकु आहे। हाणे तव्हां जेकॾहिं 6 ऐं 12 रखंदो त तव्हांखे आंसर जेको आहे, जी बाबा, ॾिसो 0 ऐं 6 जेकॾहिं तव्हां रखंदो त तव्हांखे हाँ सर उहो त सम्झां थो सर, चओ आंसर जेको आहे तव्हांखे 120 खां घटि मिलंदो, ठीकु आहे। हिननि ॿिन्ही मां जेके तव्हां को बि हिकिड़ो पेयर रखंदो न, 0 6 रखो या 12 0 रखो, त तव्हांखे जेको माना आंसर ईंदो उहो 120, ॿिन्ही जो आंसर जेको आहे 120 खां घटि ईंदो या 120 जे बराबरि ईंदो। ओके ओके बाबा, सो एनीवन एल्स, हाणे ॿियो पाण प्रॉब्लम हिकिड़ो कयूं था, ठीकु आहे। सर बिल्कुलु सर सम्झां थो ईअं ई आहे सर, पर सर 120 का सर अगर लेस वैल्यू रखूं तो कहिड़ी रखी सघूं था सर? 120 जेको आहे वैल्यू न आहे, 120 हिन इक्वेशन जो आंसर आहे, ठीकु आहे। 120 जेको आहे हिन इक्वेशन जो माना ही ॿुधाए थो त 10x1 ऐं 20x2 खे जेकॾहिं असां पाण में प्लस कंदासीं त इन्हनि ॿिन्ही जो आंसर जेको आहे हिते हिन सिचुएशन में, हिन इक्वेशन में, उहो 120 खां घटि ईंदो या 120 जे बराबरि ईंदो। हाणे तव्हां पेयर्स रखी ॾिसो, 0 ऐं 6 रखी ॾिसो, ठीकु आहे, माना x1 जी जॻह ते 0 रखो ऐं x2 जी जॻह ते तव्हां 6 रखी ॾिसो त केतिरो आंसर थो अचे, ठीकु आहे। ॿिन्ही सूरत में आंसर जेको आहे तव्हांजो 120 खां घटि ई ईंदो। हाणे तव्हां ॾिसो सिंपल, इन में जेकॾहिं तव्हां x1 जी जॻह ते तव्हां 0 रखो, x2 जी जॻह ते तव्हां 6 रखंदो त आंसर ईंदो 120, ठीकु आहे। वरी x1 जी जॻह ते तव्हां 12 रखंदो ऐं x2 जी जॻह ते 0 ईंदो, 0 रखंदो त आंसर तव्हांजो 120 ईंदो, माना 120 ईंदो या 120 खां घटि ईंदो आंसर। मतलब ही मैक्सिमम वैल्यूज आहिनि, 12 ऐं 6 जेके आहिनि ये मैक्सिमम वैल्यूज आहिनि ऐं मिनिमम वैल्यूज 0 आहिनि। ठीक है सर, मिनिमम वैल्यूज 0 आहिनि। इन ॿिन्ही जे विच में ॿिया वैल्यूज बि थी सघनि था, इन्हनि जा ॿिया वैल्यूज बि थी सघनि था, मिसाल 0 ऐं जेको आहे x2 जो जेको 5 बि थी सघे थो, ठीकु है। बट मक़सद त ही मैक्सिमम वैल्यूज आहिनि, 6 ऐं 12 मैक्सिमम वैल्यूज आहिनि ऐं ही 0 ही मिनिमम वैल्यूज आहिनि। सर आखिरी पेज ते वञे सर। जी 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 आखिरी पेज, जी ॿुधायो सर, लास्ट पेज ते वञे। जी जी सर हिते सी जेको आहे सर मुंहिंजे ख्याल में 132 कोन सर 128 आहे मुंहिंजे ख्याल में सर। हाँ मूं बि यही चयो हुयो। हाँ सर 128 आहे मुंहिंजे ख्याल में। बिल्कुलु मां बि यही चयो हुयो, ॾिसूं था। जी 12 8 जेको आहे घणो थींदो? 100 सर 28 96 थींदो। हाँ एंड 2 खे 16 सां मल्टीप्लाई कंदासीं सर 128 थींदो मुंहिंजे ख्याल में। 128 या 126 थींदो, ॾिसो करे ॾिसो। सर 128 सर थींदो। करे 128 ही थींदो। 128 ठीक है। 128 मतलब वरी बि इन सिचुएशन में सी जेको आहे उहो जेको आहे ऑप्टिमम, जेको ऑप्टिमम आहे, मतलब मैक्सिमम खणी चाहिए, इनके मैक्सिमम कयो सर अञा हिकिड़ी ॻाल्हि रहिजी सर। जी 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 सर तव्हां जेको ग्राफ ठाहियो न सर, थोड़ी हुनजी सर इंटरप्रिटेशन थोड़ी लिखराए छॾियो सर, जीअं असांखे ख़बर पइजी वञे सर। हाँ ग्राफ में ही आहे त मूं तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त तव्हां पहिरियां इक्वेशन 1 ऐं इक्वेशन 2, ठीकु आहे, इक्वेशन 1 ऐं इक्वेशन 2 मां तव्हांखे जेके वैल्यूज़ मिलिया आहिनि उहे वैल्यूज़ तव्हां पहिरियां रखंदो पंहिंजे साम्हूं, ठीकु आहे। पोइ ॾिसंदो त x1 जो वैल्यू जेको आहे मैक्सिमम 12 थी सघे थो ऐं हिन पासे x1 जो मैक्सिमम वैल्यू 10 थी सघे थो, मतिलबु x1 जो वैल्यू ॿिन्ही सूरत में जेको आहे उहो 12 खां वधीक न ईंदो,
तव्हां स्केल में ओतिरा ई वैल्यूज़ रखंदो, ठीकु आहे न, ओतिरा ई वैल्यूज़ रखंदो। मिसाल 14 मूं हिकिड़ो वधीक ॾेई छॾियो आहे पॉइंट, ठीकु आहे, बट इन जा x1 जा वैल्यूज़ जेके आहिनि मैक्सिमम 12 ई थी सघनि था। इन करे तव्हां स्केल में x एक्सिस ते 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स खणंदो। वरी y एक्सिस में तव्हां ॾिसो त मतलब x2 आहे, x2 जो मैक्सिमम वैल्यू हिते 6 आहे ऐं हिते जेको आहे 10 आहे, माना 6 ऐं 10 मतलब 10 थी सघे थो मैक्सिमम वैल्यू, ठीकु आहे बाबा। त इट मीन्स के तव्हां x2 जो जेको वैल्यू आहे उहो 10 थी सघे थो, पर 12 14 असां हेॾे बि ॾिना आहिनि त असां हेॾे बि ॾियूं था, ठीकु आहे। पोइ तव्हां छा कंदो, जो पोइ तव्हां जेके आहिनि से पहिरीं इक्वेशन खणंदो, इक्वेशन नंबर 1 खणंदो। इक्वेशन नंबर 1 में पेयर्स जेके वैल्यूज़ आहिनि, पहिरियों वैल्यू हुयो 0 6 उहो खणंदो, पोइ ॿियो वैल्यू हुयो 12 0, 0 6 ऐं 12 0 ॿ पॉइंट्स हुयूं असांखे। हाणे उहो फाइंड आउट करणियूं आहिनि ग्राफ में आहिनि किथे। हाणे x1 माना 0 6 आहे त x1 जो 0 उहो हिते थो थिए, ठीकु आहे, x1 जो 0 हिते थो थिए ऐं ही x1 आहे 0 ऐं ही x2 आहे 6, त x1 0 थियो ऐं x2 जेको 6 आहे उहो हिते थो थिए। ही पॉइंट हिते तव्हां क्लिक, हिते मां तव्हां जेका टिक मार्क थींदो पॉइंट थींदो हिते, त हिते तव्हांजो थींदो 0 6 थी वेंदो, ठीकु आहे। हिकिड़ी पॉइंट तव्हां थी वई, ॿी पॉइंट खणंदो 12 0, 12 माना x1 जी 12 ही पॉइंट ऐं x2 जी 0 उहा ही पॉइंट थींदी, त पॉइंट तव्हांजी हिते ठहंदी। हाणे तव्हां इन इक्वेशन 1 जूं जेके पॉइंट्स आहिनि उन्हनि खे लाइन सां मैच कंदो, माना लाइन ठाहींदो उन्हनि खे मैच करण जे लाइ। हितां खां वठी हितां खां लाइन वेंदी, उहा हिते वञी बीहंदी, ठीकु आहे। ऐं ही जेका असांजी जेका लाइन हुई, ही वारी लाइन जेका ही वारी लाइन हुई उहा इक्वेशन 1 मां ठही हुई असांजी, ठीकु आहे। जेका ही लाइन आहे उहा इक्वेशन 2 मां ठही आहे। हाणे इन लाइन खे ठाहिण जे लाइ बि तव्हां ईअं ई कंदो, हिते तव्हांजो 0 10 आहे कीअं ठही थी जी सर, इक्वेशन 2 सर कीअं ठही सर, जेकी 0 10 है ये ही जेको 0 10 ही असां पॉइंट यानी इक्वेशन 2 मां कढियूं हुयूं न, तव्हांखे यादि आहे। माना ही जेका लाइन ठाही आहे ॿी वारी, तो सर कंफ्यूजन थी गया। गफार ये एक इक्वेशन 2 में पाण x1 x2 की वैल्यू फाइंड कई हुआ सर रखी है, ठीकु आहे बाबा, सम्झो था। ओके, हाणे तव्हां ॾिसो त ये सर क्लियर जी सर क्लियर है सर। हाणे ओके, हां सर ॿुधायो सर थोरो सा जेका सेकंड इक्वेशन आहे उन इक्वेशन में तव्हांखे पॉइंट्स मिलियो आहिनि 0 10 ऐं ॿियो आहे 10 0, ठीकु आहे। हाणे तव्हां ॾिसो त 0 10 आहे, जो 0 मतिलबु x1 जो 0 हिते थियो, 10 x2 जो आहे ही वारो जेको पहिरियों पॉइंट आहे, हुन में 10 जेको आहे ही x2 जो आहे, त 0 हिते थियो 10 हिते थियो, त 0 10 हिते पॉइंट ॾींदो, तव्हां हिते पॉइंट ॾींदो। हिन खां पोइ वरी तव्हां ॿी पॉइंट खणो 10 0, 10 x1 जी आहे उहा हिते अची वई ऐं x2 जी 0 हिते आहे, त हिते थी वई 10 0। हाणे हिन लाइन खे हिन पॉइंट खे हिन पॉइंट सां तव्हां मैच कंदो, जॾहिं तव्हां हिनखे लाइन ठाहींदो त ॿी लाइन ठही वेंदी। ऐं तव्हांजी फिजिबल रीजन जेका आहे उहा तव्हांजी ही आई आहे, माना अंदरि जेका हिन जिते पॉइंट इंटरसेक्ट करे थी ऐं हुन खां पोइ ही वारी जेका लाइन आहे ही सॼी फिजिबल रीजन आहे। फिजिबल रीजन जेको आहे लेस देन आर इक्वल टू हूंदो त पोइ अंदरि हूंदो फिजिबल रीजन, जेकॾहिं ग्रेटर देन आर इक्वल टू हूंदो त पोइ ही फिजिबल रीजन ॿाहिरि हूंदो, माना हिननि पॉइंट्स खां ॿाहिरि हूंदो। हाणे जेको असां ॿियो प्रॉब्लम कंदासीं न हुन में ईअं हूंदो, सम्झो था बाबा। ओके, इट मीन्स कि जॾहिं तव्हांजो ही थी वियूं पॉइंट्स थी वियूं त पोइ तव्हां छा कंदो, जो फिजिबल रीजन ठाहींदो, उन रीजन में तव्हां 4 पॉइंट्स, छाकाणि त ही जेका रीजन आहे तव्हांजी हितां खां स्टार्ट थी उहो हिते हिन पॉइंट ते, वरी हितां खां हेसि ताईं आई, वरी हितां खां, माना ही 4 पॉइंट्स तव्हांजूं ठहियूं, ठीकु आहे। हिकिड़ी पॉइंट ए ठही, ॿी पॉइंट बी तव्हांजी हिते अची बीहे थी, टी पॉइंट तव्हांजी सी आहे जिते ॿई लाइनूं इंटरसेक्ट थियूं कनि, ऐं तव्हांजी डी पॉइंट तव्हांजी ही आहे। हाणे चइनी पॉइंट्स जो तव्हां पाण में जेको आहे हिन जूं पॉइंटूं कढंदो, ठीकु आहे। ए जी पॉइंट 0 0 आहे, बी जी पॉइंट 10 0 आहे, सी जी पॉइंट 8 2 आहे, 8 x1 जा आहिनि ऐं 2 x2 जा आहिनि, ठीकु आहे।
अच्छा उन खां पोइ वरी तव्हां जेको आहे इनखे डी पॉइंट जेका आहे उहा 06 आहे। ठीक है बाबा, पोइ तव्हां चारि पॉइंट्स जॾहिं कढी वेंदो त चारि पॉइंट्स खे तव्हां छा में रखंदो, चइनी पॉइंट्स खे तव्हां रखंदो जेको आहे वैल्यूज़ ए बी सी डी, तव्हांजो मैक्सिमम फंक्शन जेको आहे उन में तव्हां रखंदो, मैक्सिमम फंक्शन में तव्हां वञी करे ई रखंदो। ठीक है, मैक्सिमम तव्हांजो जेको आहे सभई पॉइंट सभई वैल्यूज़ रखी ॾिसंदो, जंहिं पॉइंट जंहिं पेयर ऑफ पॉइंट्स ते तव्हांखे मैक्सिमम आंसर मिले उहो ई तव्हांजो ऑप्टिमल पॉइंट है, माना उहे वैल्यूज़ खणजन x1 ऐं x2 जे लाइ। मतलब इन सिचुएशन में x1 जे लाइ जेकॾहिं असां 8 खणूं ऐं x2 जे लाइ जेकॾहिं 2 खणूं त पोइ असांजो मैक्सिमम क्लियर आहे बाबा? ठीक है, ओके। नाउ हिन प्रॉब्लम खे थोड़ो पढ़ो ऐं पोइ इनखे सॉल्व था कयूं। ही नजर अचे पियो? A manufacturer produces two types of models. नजर अचे पियो बाबा? सर थोड़ी साइज वधीक करो, फॉन्ट साइज है। ओके अचे पियो, नजर अचे पियो? इनखे पढ़ो। जी सर सही आने। पढ़ो। ठीक है, ओके। नाउ हाणे इन प्रॉब्लम में असां ओके ठीक है। Now in this problem we have been given a problem to means an LPP products which are to be solved। मकसद ये कि इसमें जो है वो दो मॉडल्स हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर बना रहा है, टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 एंड M2, ठीक है। तो each M1 model requires 4 hours of grinding and 2 hours of polishing। मतलब एक M1 मॉडल जो है उसमें 4 घंटे जो है वो ग्राइंडिंग के लगते हैं और 2 घंटे जो है वो पॉलिशिंग में लगते हैं, ठीक है। मकसद ये कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जिसको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, और पॉलिश भी किया जाता है। तो एक M1 मॉडल जो है, जो फर्स्ट M1 मॉडल है, उसमें 4 घंटे ग्राइंडिंग में लगते हैं, 2 घंटे जो है वो पॉलिशिंग में लगते हैं। Whereas each M2 model requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing। और दूसरा जो मॉडल है M2 उसमें 2 घंटे ग्राइंडिंग के लगते हैं, 5 घंटे पॉलिशिंग के लगते हैं। अब मैन्युफैक्चरर के पास जो है वो 2 ग्राइंडर्स हैं और 3 पॉलिशर मशीन्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, लिमिटेशंस हैं, तो हमें इस तरीके से फैसला करना होगा कि हमें जो है वो किस मॉडल को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस मॉडल के ज़्यादा यूनिट्स बनाने चाहिए, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। ईच ग्राइंडर वर्क्स फॉर 40 आवर्स अ वीक एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक, ठीक है। हर ग्राइंडर जो है वो हर ग्राइंडर 40 घंटे मतलब उसमें एक वीक में काम करता है, और पॉलिशर जो है वो 60 आवर्स काम करता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन एन M1 मॉडल इज 3 रुपीज, ये इंडियन रुपीज की साइन है, 3 रुपीज, ठीक है। मॉडल 1 में M1 मॉडल में, ठीक है, प्रॉफिट जो है हमारे पास 3 रुपीज है। एंड ऑन एन M2 मॉडल इज 4 रुपीज। whatever is produced in a week is sold in the market, ठीक है। जो भी प्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में वो मार्केट में सेल हो जाती है। हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर allocate his production capacity to the two types of models so that he may make the maximum profit in a week। अब इस प्रॉब्लम में और जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें डिफरेंस ये है कि पिछले प्रॉब्लम में हमें पहले से ही इक्वेशंस बने बनाए मिल गए थे,
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी मिल गया था, सब कुछ हमें मिला हुआ था। ठीक है, तो बनी बनाई प्लेट मिल गई थी हमें। अब उसमें अब यहाँ जो है हमें कुकिंग खुद करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल मॉडल्स में, मतलब हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम इस चीज़ को देखेंगे कि भाई कहाँ हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि भाई अच्छा ये क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं। अब सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो है हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। एक तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं, डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई कांस्टेंट्स, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स जो हैं, कंस्ट्रेंट्स मतलब रुकावटें, कंडीशंस। नंबर 3, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस फॉर वेरिएबल। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं हम जब करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स कौन से हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं और लिमिटेशंस कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि भाई जो x1 है, ठीक है, x1 जो है, x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑफ m1 इन अ वीक। एक वीक में m1 मॉडल, ठीक है, m1 मॉडल के जितने भी यूनिट्स हम बनाते हैं उसको हम x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब x2 क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ m2 मॉडल इन अ वीक। ठीक है बेटा, तो अब m1 है और m2 है, दो चीज़ें तो ये क्लियर हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑन m1 कितना है, 3, और प्रॉफिट ऑन m2 कितना है, 4। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें? कोई बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये चीज़ें तो हमें मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है वो एक बनाएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ देखें कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन गिवन, कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है भाई? इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है, ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडर्स कहें या ग्राइंडिंग कहें, पॉलिशर्स। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम m1 है और m2 है।
M1 को प्रोसेस करने में ग्राइंडिंग में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और M2 को ग्राइंडिंग में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। ठीक है। और पॉलिशर्स जो हैं, पॉलिशर्स M1 मॉडल में पॉलिशिंग के लिए कितना टाइम लगता है? M1 में पॉलिशिंग के लिए 2 घंटे लगता है। M2 में पॉलिशिंग के लिए कितना टाइम लगता है? 5 घंटे लगता है। ठीक है। तो ये तो हो गया, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और एक चीज और है जिसको हम कहते हैं अवेलेबल आवर्स। अवेलेबल आवर्स कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ देखें, इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि अवेलेबल आवर्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं कि 40 आवर्स जो हैं वो ग्राइंडर के हैं और 60 आवर्स जो हैं वो हमारे पास किसके हैं? पॉलिशर्स के। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है, 40 आवर्स जो है अवेलेबल हैं। और पॉलिशर्स के लिए कितना टाइम अवेलेबल है? 60। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पढ़ लें, देखें, फिर से देखें इस चीज़ को कि यहाँ जो है आपको क्लियरली यहाँ मेंशन्ड है कि भाई ईच ग्राइंडर, हर ग्राइंडर 40 घंटे काम करता है एक वीक में, और ईच पॉलिशर 60 घंटे काम करता है। ठीक है। और क्योंकि हर ग्राइंडर 40 घंटे काम करता है और हर पॉलिशर 60 घंटे काम करता है, तो ग्राइंडर हैं कितने? ग्राइंडर 2 है, पॉलिशर 3 है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 40 तो एक ग्राइंडर का टाइम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि कंपनी के पास या मैन्युफैक्चरर के पास 2 ग्राइंडर हैं और हर ग्राइंडर 40 घंटे काम करता है। तो इसके कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 80। और इसमें पॉलिशर कितने हैं? वो 3 हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा कितना? 180। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलें। अब क्या क्या है कि इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है, अब हम क्या बनाएंगे? मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी बनाएंगे। ठीक है। कैसे बनाएंगे? पहला तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है कि भाई हमें मैन्युफैक्चरर को बताना है कि वो कितने यूनिट्स जो हैं वो बनाए एक्स मॉडल 1 के, और कितने यूनिट्स वो बनाए मॉडल 2 के। ठीक है। और अगर वो इतने बनाते हैं तो कितने यूनिट्स बनाने के बाद जो है मॉडल 1 का वो मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, और कितने यूनिट्स मॉडल 2 का बनाने के बाद जो है वो मैक्सिमाइज होगा। तो मैक्सिमाइजेशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन है z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। ये 3x1 और 4x2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि x1 क्या है? x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मॉडल 1। मॉडल 1 M1 को बनाने में जितने भी यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, उसको हम x1 का नाम देते हैं। और क्योंकि x1 में एक यूनिट अगर बनाएंगे तो 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। जितने यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे, अगर x1 यहाँ जो है वो 8 होगा, तो x1 को 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 रुपीज प्रॉफिट होगा। 8 यूनिट्स का 24 होगा। x2 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट M2 के यूनिट जितने भी बनाएंगे उसमें 4 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसीलिए हमने z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 लिखा है। ठीक है।
दूसरा हम कहेंगे सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस कौन से हैं कि भाई 4x1 plus 2x2 is less than or equal to 80, ठीक है। 4x1 plus 2x2 is less than or equal to 80। इसका मकसद ये है कि इस प्रॉब्लम में देखें कि इस प्रॉब्लम में कहा क्या क्या है कि each M1 model requires 4 hours of grinding, ठीक है। हम ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं, फिलहाल पॉलिशिंग में नहीं आ रही। और M2 मॉडल कितना बना रहा है, 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि हमने ये जो ग्राइंडिंग के कांस्टेंट हैं इसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग। आवाज कौन सी होती? बेटा वॉइस जो प्रॉब्लम आए चाचे, आवाज आवाज जो प्रॉब्लम आए चा, ओके चलें। लेस देन 1 मिनट, वी हैव गॉट लेस देन 1 मिनट एंड बस हीजिए खत्म थे तो पोइ वरी तव्हां ज्वाइन कयो। ओके आवाज ओके ठीक है। तो चलिए अब हम थे यहाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन पे। सब्जेक्ट टू कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे कि 4x1 plus 2x2 is less than or equal to 80, ठीक है। तो ये किस लिए करते हैं कि भाई ये जो हैं ये लेस देन और इक्वल टू 80 क्यों है, क्योंकि 80 जो है वो मैक्सिमम आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग अवेलेबल हैं कंपनी के पास, ठीक है। मैक्सिमम आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग अवेलेबल जो है वो 80 हैं। और x1 के लिए हमें 4 घंटे चाहिए होते हैं और x2 के लिए हमें 2 घंटे ग्राइंडिंग के चाहिए होते हैं। ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम में। सर जी बाबा जी ओके। तो M1 मॉडल रिक्वायर्स सर जी जी बताओ सर हमारे साथ सर शॉर्ट सर एक गेस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है सर हमारी जी। सर हमारे सर इस मीटिंग में गेस्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेट। बाबा खबर कौन कौन थी पहता छापा चो ता मतलब सिंधी में ॻाल्हि बाबा मैसेज कर बाबा आवाज तव्हांजी कटजी पई अचे, तव्हां वटि शायदि को नेटवर्क जो प्रॉब्लम आहे, ठीकु आहे। मां कोशिशि कयां पियो सभई शयूं क्लियर कयां, ठीकु आहे। न त पोइ तव्हां चैट ते मैसेज करे मूंखां क्वेश्चन पुछी सघो था। साईं पूछे तो त को स्टूडेंट पार्टिसिपेट करण तो चाहे, हालांकि तो करण चाहे केरु करणु चाहे। But if you have got any question तव्हां चैट बॉक्स में जेको मैसेज कंदा कयो, ठीकु है। So we have less time available, so let's solve this problem. 4x1 plus 2x2 is less than or equal to 80 and 2x1 plus 5x2 is less than or equal to 180, ठीक है। Okay. Now we have these things are clear. x1 is greater than or equal to 0, x2 is greater than or equal to 0 because x1 and x2 cannot be negative. Okay, so x1 x2, if we have got x1 0 and x2 0, what will be the values? Now we are taking equation number 1. Equation number 1 is 4x1 plus 2x2 is less than or equal to 80. When x1 is equal to 0, अगर x1 0 हो
तो x2 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा भाई, ये 4 0 हो जाएगा, प्लस 2x2 जो है वो यहाँ आएगा, और इक्वल टू अगर हम 80 लिखें, ठीक है, तो जो x2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 40, x2 का वैल्यू जो है वो 40 आएगा। अगर x2 को 0 करें, अगर x2 को 0 करें तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, सर 20। सर 20 आएगा। 20, यस सर 20 आएगा। x1 is equal to 20. Okay, so we have got when x1 is equal to 40, and when x2 is equal to 0, x1 will be equal to 20. Is it clear? Okay. Now solve another equation, equation number 2. Equation number 2 is 2x1 plus 5x2 is less than or equal to 180. Okay, so we have got values for x1 and x2. Okay, x1 and x2. If x1 is 0 and x2 is 0, what will be the values of other variables? Now, if when x1 is equal to 0, what will be the value of x2 here? So we put here 20 plus 5x2 equal to 180. Okay. Now x2 will be equal to how much? 180 divided by 5, and 180 divided by 5 how much? 36. Okay. When x2 is equal to 0, what will be the value of x1? The value of x1 will be equal to 180 divided by 2. 180 divided by 2 means 90. Okay. Now we have got the values of x1 and x2 in both equations. In x1 in equation number 2, this is equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में अगर हमारे पास x1 0 है तो x2 का वैल्यू जो है आएगा वो 36 आएगा, और x2 अगर 0 है तो x1 का वैल्यू जो है वो 90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। बाकी आपके पास जो ऑप्शन है वो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिंपली जो है वो ये चाहिए कि भाई हम अभी लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कौन से मिले हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यूज मिले थे हमें जो वैल्यूज मिले थे वो कौन से मिले थे, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यूज मिले थे 0, 20 और 40, 0, 20 और 40। ठीक है बेटा। और इक्वेशन 2 में कौन से वैल्यूज मिले थे, इक्वेशन 2 में हमें वैल्यूज जो मिले थे वो मिले हैं 0, 90 और 36, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में हम फीजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था उसी तरीके से करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम ग्राफ जो है वो अपने तरीके से बनाए, और दूसरा हम एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, सपोज हम यहाँ लिख रहे हैं कि x1 जो है वो x1 ये है और x2 जो है वो ये है। तो x1 का जो वैल्यू है वो पहली इक्वेशन में मिला था हमें 0 और 40, और ये था 20 और 0। ठीक है,
उसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन में हमें मिला था x1 कितना, x1 मिला था हमें 0 और 90 और x2 हमें मिला था 36 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो जो है वो वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके फिर आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जो है वो आप रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि भाई ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। आप जो तीसरा स्केटर वाला आपके पास जो आंसर जो आ जाएगा स्केटर चार्ट, वो आप स्केटर चार्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब स्केटर चार्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इसी तरीके से आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यूज हमें मिले हैं वो 0, 20 और 40। ठीक है, ये हम यहाँ लिख रहे हैं कि भाई x1 जो है वो ठीक है, और फिर x1 x2 0, 90 0, 90 36 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज किसी और को नहीं आ रही। आलम शेर कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है बेटा? आ रही ठीक है, ओके। तो इसके लिए अब जो ग्राफ है ना, ग्राफ में इजी तरीका ये है कि आप जो है वो पहले तो देखें कि x1 का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, फिर 20 है, और फिर x1 का दूसरा वैल्यू है 0, 90। मतलब हमें इस तरीके से बनाना है कि जो है यहाँ यहाँ देखिए ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इस ग्राफ में देखेंगे कि x1 हमें यहाँ लिखना है और x2 जो है हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, और सर ओके, अब x1 में जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 90 तक हो सकते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि वैल्यूज जो हैं हमारे पास x1 के 0 से 90 है, मतलब 0 से 100 तक हो सकते हैं। तो हम इसमें स्केल जो लेंगे, स्केल जो हम स्केल लेंगे, तो स्केल में हम क्या लिखेंगे कि स्केल में हमें इस तरीके से लिखना है कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारा एक्स एक्सिस जो है हमारा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स का दे दें। ठीक है, 20 यूनिट्स का दे दें। और वाई एक्सिस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो x1 में पहले अगर हम 20 यूनिट्स का दे दें तो 20 के जो है वो 5 यूनिट्स बनेंगे। तो इसी हिसाब से अगर हम x2 के बनाएं तो x2 के हिसाब से जो है वो 10 यूनिट का बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट जो है वो 40 है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है आप लेंगे 0, ये 1 सेंटीमीटर मतलब 20 यूनिट्स यहाँ, फिर 40 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 80 हो गए, फिर जो है वो 100 हो गए। ठीक है, और फिर यहाँ x2 में 10 यूनिट्स का बनाएंगे तो 10 यूनिट्स यहाँ हो गए, फिर ये 20 हो गए, फिर ये जो है वो 30 हो गए, फिर 40 हो गए, और ये यहाँ 50 हो गए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को मैच करना है। अब इक्वेशन 1 से ये मिला था, तो एक तो मिला था हमें 0, 40 और दूसरा मिला था हमें 20, 0, 0, 40 और 20, 0। तो 0, 40 सर
सर वाई एक्सिस में सर 1 cm पे सर रखी था वी यूनिट रखी था सर ये जेकरे रख पॉइंट को ही बठा जो न बाबा तव्हां ॾिसो त हुन में x2 जो जेको मैक्सिमम वैल्यू आहे न उहो 40 आहे। x2 जो जेको मैक्सिमम वैल्यू आहे न उहो 40 आहे। मतलब x2 में हिन पासे ॾिसो 36 आहे, मिनिमम 0 आहे ऐं बाक़ी 36 ऐं 40 आहे। त मक़सद 40 मैक्सिमम आहे। इट मींस के तव्हां 10 10 जो जेको यूनिट लॻायो, 20 जो लॻाईंदो त हिते सिर्फ 20 ते 40 ईंदो, हुन खां पोइ मथे ईंदो ई कोन। इक्वल लॻाइणा आहिनि, हिन पासे 5 लॻाया हिन पासे 5 लॻायो। ठीक है, इन तरीके सां थींदो। 0 and 40, x1 माना मतलब 0 and 40, दिस पॉइंट इज हियर, यहाँ ये पॉइंट आ रही है तो x यहाँ लिखेंगे 0 और 40। ठीक है, और फिर दूसरा जो पॉइंट है 20 0, x1 20 है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट 20 और फिर 0। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को जो है वो मैच करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इससे मैच करेंगे। उसके बाद जो है आप इसको फिर यहाँ देखें, यहाँ है 0 और 36 और दूसरा है 90 0। ठीक है, तो 0 और 36, 0 किसका है, x1 का है, 36 किसका है, x2 का है, तो फिर ये यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा। तो यहाँ से देखें 36 से लेके दूसरा पॉइंट जो है 90 0 है, तो 90 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ तो ये एक पॉइंट ये है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है 0 और 36 और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है 90 एंड 0। तो फिर ये इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फीजिबल रीजन आ रहा है, वो फीजिबल रीजन जो है हमारा ये आ रहा है, ये वाला फीजिबल रीजन, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और इस रीजन में अंदर ये सारे के सारे जो हैं इस रीजन में अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो फीजिबल रीजन में हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है वो ग्राफिकल तरीके से आप इसको बनाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स जो है मिलेंगे। एक पॉइंट आपको ये मिल गई ए वाली, दूसरी पॉइंट ये है बी वाली, तीसरी पॉइंट जो है यहाँ सी वाली पॉइंट मिल गई और चौथी पॉइंट जो है यहाँ डी वाली पॉइंट। तो 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को जो है आप देखेंगे ग्राफिकल तरीके से, ग्राफ सही तरीके से बनाएंगे तो ये आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा वो सही बनेगा। ठीक है, एक्सेल में भी आप बना सकते हैं, मगर एक्सेल में अभी क्यों आई डोंट नो कि व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सर इस ग्राफ में हाँ फिजिबल रीजन जो है वो अंदर इसलिए हुआ क्योंकि बेटा इसमें भी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन आर इक्वल टू है ना। आपने देखा कि शुरू में आपके पास जो इक्वेशन हमने बनाया था वो देखिए ये लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन आर इक्वल टू, सो इसीलिए भी ये भी अंदर आ जाएगा। और अगर यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता तो फिर ये रीजन आता, ये बाहर वाला रीजन आता, ये वाला। ठीक? तो नॉर्मली जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, प्रॉफिट्स वाले
मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का जो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आपका जो रीजन आता है वो आता है आपका मतलब उसमें अंदर आ जाता है, मतलब ग्राफ में जो फिजिबल रीजन है वो अंदर आ जाते हैं। और उसके अलावा जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिसमें लॉस को मिनिमाइज करना हो, तो लॉस जो है मिनिमाइज करने के लिए आपका जो मतलब ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में आपका जो फिजिबल रीजन बनता है वो बाहर बनता है, ठीक है, मतलब वो उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, तो वो भी प्रॉब्लम हम करेंगे, मिनिमाइजेशन वाला भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैक्सिमाइजेशन हम समझ रहे हैं कि मैक्सिमाइजेशन में किस तरीके से हमने पॉइंट्स जो है वो लेनी है। सर, जी जी। हेलो सर, हेलो सर। आई डोंट नो कि व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। सर, हेलो सर, हेलो। आवाज ता आने पे हो जाए गफार। चार्ट की डेटा को रिप्लेस करें, ग्राफ सही हो जाएगा, ओके। जी बेटा निर्मल 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 आपने आपके पास कोई क्वेश्चन है? ओके, तो हाँ ठीक है, इसको बना लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप भी इसको कोशिश कीजिएगा कि अगर देखिए ग्राफ जो है इसमें पता नहीं ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर मैं इसमें ऑप्शंस यूज कर रहा हूँ तो ये क्रैश हो रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है। तो इसको अभी देखते हैं कि कोई दूसरा तरीका। ये तो पुराना वाला है। ओके, तो अभी अगर हम इसको जो है वो इस तरीके से ले लें, x1 अगर हम इसको इस तरीके से करें x1 और x2, x1 में जो है वो हम लिखें 0 और 20, और x2 में लिखें हम x1 x2।
ठीक है, तो अब हम बना के देखते हैं। सर चार्ट की डेटा को रिप्लेस करें और ग्राफ से जो है लेफ्ट साइड वाले डेटा को राइट साइड पर। यस, ओके बेटा। तो यहाँ देखें कि अब हम चलो कोशिश कर उसमें आप कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा अगर एक्सेल में आप हो जाए। फिलहाल हम उसको कॉपी में करते हैं। अब देखें कि यहाँ हमारे पास ग्राफ तो बन गया है, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, कौन से? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब ए पॉइंट तो क्लियर है आपको, ए पॉइंट जो है वो 0 और 0 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ 0 x1 में भी होता है, x2 में भी 0 होता है। बी पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है 20 0, जो हमने मैच किया था पहले, तो वो हमारे पास है, वो 20 0 अवेलेबल है, ठीक है। और सी पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको फाइंड आउट करना है। डी पॉइंट भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। डी पॉइंट जो है वो है 0 और 36, ये पॉइंट अवेलेबल है। जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट यहाँ देखें कि सी पॉइंट यहाँ मैच हो रहा है, तो यहाँ मतलब
ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे आप देखें कि जो हमारे पास x2 का वैल्यू है, वो x2 का वैल्यू 36 से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये कह लें कि 34 भी आ सकता है। x2 का जो वैल्यू है वो 34 भी आ सकता है। अब हमें फाइंड आउट करना है x1 का वैल्यू। x1 का वैल्यू जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें कि ये जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ मेज करेंगे तो ये तो 34 आएगा x2 में। x1 में ये हो सकता है कि ये 12 है हो जाए, या 10 हो जाए, ठीक है, या इसके या 14 हो जाए, या 15 हो जाए। तो इसी तरीके से आप इसको जो है वो आप जो है वो एग्जैक्टली अगर ग्राफ स्केल के थ्रू बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। ग्राफ में अगर बनाएंगे आप, ग्राफ पेपर में, तो वहाँ एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ में सपोजिशन के तौर पे मैं यहाँ जो है वो ये क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो है वो 0 और 20 को, ठीक है। ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ था हमारे पास x1 20 और 0 था, 20 ये वाला और 0, तो हमने इसको मैच किया था। अब यहाँ क्योंकि C पॉइंट जो है, इसमें ये पॉइंट D x2 के हिसाब से 34 पे आ रहा है, क्योंकि 36 के कुछ नीचे है, और x1 में ये हो सकता है पॉइंट जो है आपका 14 हो या 15 हो, ठीक है, इस तरीके से आएगा, मतलब 20 से कम होगा। तो ये पॉइंट्स आपके पास 4 मिल गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आप जो है वो रखेंगे कहाँ? आप इन पॉइंट्स को रखेंगे हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन पे। तो हमारा जो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन था वो था z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स रख के देखें, a रखेंगे तो a यहाँ 0 मिलेगा और ये 0 मिलेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जेड बी रखें, बी में आप जो है वो 3x1 की जगह जो है आप कितना रखेंगे? x1 की जगह आप रखेंगे 20 और x2 की जगह आप रखेंगे 0, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 320 60 बनेगा। और जेड सी का ऑप्शन यूज करें। अब सी में ऑप्शन जो है वो ये है हमारे पास 14 और 34, तो यहाँ 14 रखें और यहाँ रखें 34, तो ये कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करें। और डी का आप देखें कि डी कितना है, डी हमारे पास है 0 और 36, ठीक है। तो 0 और 36 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 और अच्छा यहाँ 4 भी लिखेंगे, 4 और 34, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 और 30, यहाँ डी में कितना था? डी में 36 था। तो अब कैलकुलेट करें कितना बन रहा है सी का और डी का कैलकुलेट करें। डी का कितना बनेगा और सी का कितना बनेगा? वन 176 सी का, ठीक है। और डी का कितना बन रहा है? अच्छा 178 है। चलो उसके बाद बेटा बताएं डी का कितना बन रहा है? डी का जी जी बेटा 144, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारा जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है, जहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, वो सी है, ठीक है। क्योंकि सी में हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैंने ये ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएं, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप अच्छे तरीके से बनाएं। यहाँ अगर 20 मैंने लिखा है ना, तो आप इसकी जगह 10 दे दें, यहाँ दे दें 10 20 30 40 60, ठीक है, 100 तक यहाँ 10 यूनिट का लिखें, क्योंकि जब आप यूनिट्स बढ़ाएंगे ना तो ग्राफ अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वो यूनिट्स आप बढ़ाएंगे, 10 के हिसाब से रखेंगे और यहाँ 5 के हिसाब से रखेंगे, यहाँ 10 के हिसाब से रखेंगे और यहाँ 5 के हिसाब से रखेंगे, फिर आपका ग्राफ जो है वो अच्छा बनेगा
और आपके सी पॉइंट्स जो है वो आपका उसका आंसर एग्जिट आ जाएगा। सर ये 14 + 34 समझे? 14 + 34 नहीं है, ये जो मैंने लिखा था ये मैंने लिखा है 3 को 14 से और 4 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पॉइंट्स जो हैं वो सी के पॉइंट्स ये आ गए हैं, या कहाँ से आ गए हैं, ये जो यहाँ सी पॉइंट बन रहा था ना, क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन ये है तो इसमें ए यहाँ आएगा, ठीक है, इसमें जो है वो ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, ठीक है, सी फिर यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। अब ये कंजेस्टेड ग्राफ है, मैं आपको रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि आप इस चीज को जो है वो ग्राफ पेपर में बनाएं और एक्स एक्सेस पे 10 का डिफरेंस ले लें, 10 20 30 40 इस तरीके से लिखें, और एक्स वाई एक्सेस में x2 में आप 5 का डिफरेंस ले लें, फिर आपको सी पॉइंट इजीली दिख जाएगा उसमें ग्राफ में, ठीक है। तो ये आप कमिंग वीक तक जो है वो बना के फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके ठीक है।